हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको नाइट में प्रोवाइड करवाई जाती हैं मेरे द्वारा। तो सारी पीडीएफ आपको रात में मिल जाएंगी। दिन भर में जितनी भी क्लासेस होती हैं, बिल्कुल एक साथ पीडीएफ सारी मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लो कि वीडियो आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों, ज्यादा नहीं, केवल और केवल 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं मैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिले तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह और मनोबल जरूर से बढ़ाइएगा। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो देखो, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वह है आपकी संस्कृत। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आज हिंदी दिवस भी है, क्योंकि आज 14 सितंबर है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 108। कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। पहले तो द्वित्व व्यंजन जानो कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। देखो, एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता है। उसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, पक्का, गप्पा, इस तरीके से। अब मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता है। चा एक वर्ण है, उसका आधा चा अपने जैसे ही वर्ण के साथ आया, तो इस प्रयोग को हम द्वित्व प्रयोग कहेंगे और इस व्यंजन को हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। तो यहां पर आप बता दो कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन होगा। दिख गया ना? दिल्ली। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में आपको समझा दिया ताकि आपको क्वेश्चंस पता चल जाए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना जाता है? कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्यवर्ती माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। और कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर होगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल तरीके से आपको दिख रहा होगा, भारतीयों। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अगर आपको पता है, सारे कारकों के विभक्ति चिन्ह याद हैं, तो आसानी से बता सकते हैं। देखो, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है मैं, या नहीं तो पर, यानी कि मैं या पर, ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के। तो यहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो देखो, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन सर्वनामों को हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष नहीं भैया, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझा दूं अगर आप बोलो तो, उत्तम पुरुष सर्वनाम। देखो, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मैं जो है वो एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे, हम, ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है ना? देखो, जहां पर वक्ता स्वयं को प्रकट करता है तो वहां उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं जो है ये बोलने वाले के लिए है। ठीक है ना? जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है बोलने वाले के लिए, उनको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लठैत शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। एक लाइन में यही पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं। देखो, याद करने की ट्रिप करवा बता देता हूं। देखो, प्रत्यय जो है वो पा से मिलकर बना। पा से प्रत्यय और पा से पीछे, यानी कि प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाएंगे। बस इस तरीके से याद कर लो। तो लठैत में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एत प्रत्यय, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? अभी हमने आपको पढ़ाया कि जब प्रत्यय पीछे लगते हैं तो यहां से एक बात बिल्कुल आसानी से पता चल गई कि जो उपसर्ग होंगे वो आगे लगेंगे, बात खत्म। तो उपसर्ग दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुस उपसर्ग। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अनेकार्थी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जहां एक शब्द के कई अर्थ लिख लें। जैसे कनक का मतलब सोना भी होता, कनक का मतलब धतूरा भी होता। इसी प्रकार वस्त्र, आकाश, मेघ और बादल ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये अंबर के अनेकार्थी हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका है? तो किस एक का अर्थ नौका होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरणी। तरणी का अर्थ क्या होता है? नौका। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? आकलन शब्द का विलोम शब्द, तो आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आकलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विकलन। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आहार का विहार। ये विलोम शब्द गलत दिया हुआ है। क्षर का अक्षर बिल्कुल ठीक है। समास का व्यास ठीक है। स्वल्प आयु का चिरायु बिल्कुल ठीक है। आहार का क्या होगा? जल्दी बताओ। आहार का विलोम, तो आपका जो सही आंसर होगा वो बिहार तो होगा नहीं, तो बिहार तो आपका गलत है। ठीक है ना। आहार का विलोम शब्द निराहार होता है। ठीक है, निराहार। निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा बैल का पर्यायवाची नहीं है वही आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्म। अस्म जो है ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, बेसिकली देखा जाए जो अस्म है ना, ये पत्थर, शिला, शैल उसका पर्यायवाची होता। ठीक है ना। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, सौंदर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? रमणी, ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा, शोभा, सुंदरता देख कर ही या पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। उत्सव की शुद्ध वर्तनी जल्दी बता दो। तो उत्सव की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पर भी देख लो 22 में वही शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, निदर्शन की। तो निदर्शन की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तब तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव होगा। स्कंद, ये एक तत्सम है। कपोत है। ईर्ष्या है। हल्दी, ये हरिद्रा का तत्सम शब्द होता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है यानी कि तत्सम होगा? जल, नग्न, तीन और भ्रमर, तो जल्दी बताओ। तीन जो है वो तद्भव होगा तृतीय का। जिसका कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसकी कोई कीमत ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अमूल्य। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा, नपा तुला, भोजन करने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मतलब इच्छा अनुसार नहीं खाता, नपा तुला भोजन करता, कि इतना भोजन हमारे लिए पर्याप्त है, तो उसको बोलेंगे मिताहारी। 27 से 28 तक आपको छंद बताना है। मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रवहू सो दशरथ अजरी बेहारी, तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौपाई। बताया था चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरणों वाला चरण छंद होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपका दोहा छंद। बताया था दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। चरर मरर खुल गए अरर रा बिस्कुटों से, तो यहाँ पर बताइए कौन सा छंद है, सॉरी अलंकार है? तो आराम से बता सकते हैं, अनुप्रास अलंकार। रा वर्ण की आवृत्ति देखो बार बार आ रही, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती वह अनुप्रास अलंकार। बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग में भंग
इस रचना के रचनाकार कौन है? तो रंग में भंग, इस रचना के जो रचनाकार है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त और इनका जन्म झांसी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। पतितों के देश में किसकी रचना है? पतितों के देश में ये जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। दांत गड़ा दिए दांत गड़ा दिए जो एक वाक्य है छोटा सा, इसका अर्थ क्या है? दांत गड़ा दिए इसका अर्थ, यानी कि ये मुहावरा है, एक वाक्य में प्रयोग किया गया है। इस मुहावरे का अर्थ बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरे की वस्तु देखकर ललचा देना, ये होएगा। गलत है ये तो, है ना। देखो मुहावरे वाक्य के अनुसार पढ़ो, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। तो अंग्रेजों ने यही तो किया था, भारत पर अपना राज किया था। क्यों? क्योंकि भारत अंग्रेजों के लिए दूसरों की वस्तु थी और उसको देखकर लालच आ गई थी उनके मन में। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और होता है दांत पीस कर रह जाना, उसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। ठीक है, या क्रोधित या क्रोध को रोक लेना। ठीक है, तो ये दो मुहावरे होते हैं दांतों से संबंधित, और भी होंगे लेकिन जो मुझे याद आए तो बता दिया। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम करना। पहला ऑप्शन करेक्ट। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ। तो इसका अर्थ है भेद प्रकट होना या भांडा फूट जाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? चार वाक्य आपके सामने है, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, जल्दी बताइए। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये तो गलत है। भोजन जो है वो लजीज होता। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कीर्ति, ये भी गलत है। आप तो अंतर्धान हो, गलत है ये भी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। उसके प्राण निकल गए, हो सकता है ये सही हो। उसका प्राण निकल गया, दूसरा तो निश्चित रूप से गलत हो। उसका प्राण खेरू उड़ गया, ये तो गलत है। उसका प्राण खत्म हो गया, गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 38 और 40 में आपको क्या करना है? जिस पार्ट में गलती है वही पार्ट आपको बताना है। नहर में दरार पड़ जाने से व्यापक क्षेत्र में पानी भर गया, इसके किस पार्ट में गलती है? तो देखो, दरार नहीं, नहर में दरार होती है। दरार क्या होता है? दरार शब्द सही है, दरार तो गलत है, तो पहले पार्ट में गलती है। जब सारे देश का लक्ष्य एक हो, तो देखो यहां पर आप पकड़ गए होंगे, लक्ष्य होता है भैया, लक्ष्य का होता। तो ये इसके भी पहले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना। स्वतंत्रता किंचित मात्र एक अवसर या अधिकार ही नहीं होता, एक दायित्व भी है। तो इसके किस पार्ट में गलती है? आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ बताना कि हिंदी का टेस्ट कैसा लगा। हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं ताकि कोई बच्चा जिसको हिंदी आती भी ना हो तो क्वेश्चंस पढ़ के कम से कम ये समझ जाए कि हाँ भैया अलंकार कहाँ होगा, छंद क्या होगा, कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ये सारी चीज आप टेस्ट देखकर भी जान सकते हैं, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप सपोर्ट दिखा देंगे तो मेरा उत्थान हो जाएगा, आप समझते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं हाथ जोड़ करके कि प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।